अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मोदी शैतानी जहन का मालिक शख्स है जो इंतशार और फसाद के जरिए अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मोदी की इन पॉलिसीज के खिलाफ भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं और हिंदुस्तान में मौजूद सिख बरादरी भी मोदी के जुल्म के आगे दीवार बनकर खड़ी हो रही है। और खुसूसी तौर पर भारत ने पाकिस्तान पर जो बुज़दिलाना हमला किया, उसके बाद सिख बरादरी की जानिब से मोदी के खिलाफ काफ़ी मज़ाहमत की गई और सिख फॉर जस्टिस के रहनुमाओं ने पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती भी किया। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ जंग की सूरत में सिख रहनुमाओं ने वाज़े और दो टोक अंदाज में पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया। अब यही वजह है कि मोदी को खदशा है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ जंग को मजीद आगे बढ़ाता है तो भारतीय फौज में मौजूद सिख सिपाही बगावत कर सकते हैं और सिख रहनुमा मोदी के खिलाफ तहरीक चला सकते हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार ने जानबूझकर गुज़श्ता रोज़ अमृतसर में 3 मिसाइल दागे ताकि वो सिख बरादरी में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दे सके और ये साबित कर सके कि अमृतसर पर ये हमले पाकिस्तान ने किए हैं। लेकिन सब तदबीरें उल्टी पड़ गई, कुछ न दवा ने काम नहीं किया और एक बार फिर भारत की गलत बयानी पकड़ी गई। गुज़श्ता रोज़ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जो भारत की साजिश है उससे पर्दा हटाया था। DGISPR डार का इस हवाले से क्या कहना था, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। अब मोदी सरकार ने इस वाक़े को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाया है, यानी खुद अपने ही मुल्क में जानबूझकर हमले कराए गए ताकि इनका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर सिख बरादरी की हिमायत हासिल की जा सके। दरहकीकत सिख बरादरी भारत में एक मजबूत और मुनज़्ज़म कौम है जिनके अपने अलहदा सकाफती, मजहबी और सियासी जज्बात हैं। मोदी हुकूमत को खदशा है कि सिख बरादरी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर सकती है, जिससे भारत की दाखिली सलामती पर असर पड़ सकता है। ऐसी सूरत में भारतीय हुकूमत का मकसद सिख बरादरी को पाकिस्तान के खिलाफ महाज पर खड़ा करना है ताकि वो अपनी हुकूमत कायम रख सकें। अब जैसा कि मिसाइल हमलों के फौरी बाद भारत में सिखों के साथ पाकिस्तान दुश्मनी के जज्बात को शिद्दत से बढ़ाया गया, भारतीय मीडिया, भारतीय सियासी रहनुमा और मोदी हुकूमत के तर्जुमाना ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करते हुए सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ उभारने की कोशिश की। ये सब बातें मैं उस वक्त कर रहा हूँ कि जब सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे इस मामले के ऊपर बात करनी। लेकिन मैं क्विकली आपको अपडेट्स दे दूँ कि अभी तक क्या हो रहा है। इस वक्त जो सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए खारजा हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। दफ्तर खारजा में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब से मुलाकात भी हुई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ये मुतालबा करती है कि डीएस्केलेशन की तरफ जाया जाए, वो अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है JD Vance का, एक इंटरव्यू के दौरान कि उन्होंने कहा कि वो अपने आप को इस सारे मामले से दूर रखना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान से जब ये कहा गया तो पाकिस्तान तो ये इसके लिए तैयार नहीं है। मैं JD Vance का क्या कहना, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने। अमेरिका ने पाकिस्तान से जो कहा, पाकिस्तान का उस पर एक भरपूर जवाब आया और अमेरिका इस पर मुदाखलत कैसे कर सकता है, ये JD Vance कह रहे हैं और कहते हैं कि हमने ये फैसला किया, हम अपने आप को फासले पर रखेंगे। अब जाहिर है पाकिस्तान ने अभी तक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, वह पूरे तरीके से बड़ा मैच्योर और बड़ा सेंसिबली बिहेव किया है। लेकिन साथ ही DGISPR हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, वज़ीर दिफा हो, मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि हम खून का बदला ज़रूर लेंगे। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में सिविलियन आबादी को टारगेट किया जाए। नन्हे 7 साला इर्तज़ा और उसकी बहन को जो है वो इस सारे मामले के अंदर जिस तरीके से उन्होंने अपनी जानें खोई हैं और उस तरह के दर्जनों लोग जो इस सारे मामले के अंदर इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, अब तो जो शहादतें उनकी तादाद भी 35 से ज़ायद हो गई है। तो ये किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है कि भारत जारहियत करता रहे और हम उसको रिस्पॉन्ड ना करें। फिर नीलम जैलम प्रोजेक्ट के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया गया, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बार बार चैलेंज किया गया। हमने इंटरवीन करने वाले ड्रोन्स को स्ट्रेटेजिकली मार गिराया और बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अंदर क्यों आने दिया और क्या हुआ, तो उसका जवाब भी आज डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने द फ्लोर ऑफ द हाउस दिया है। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा अगर वो है तो वो भी प्ले कर सके। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो क्या बताते हैं कि वो स्ट्रेटजी क्या थी। इत्मीनान होना चाहिए कि मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है उसके निपटने के लिए हम 100% नहीं 200% तैयार हैं। किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की अफवाज जो है इस वक्त भरपूर जो है जवाबी कार्रवाई की पोजीशन में है और कार्रवाई जारी है। अपने से 7-8 गुना बड़ा मुल्क जो है जिसकी फ़ौज हमसे बहुत बड़ी है, हम उनका मुकाबला कर रहे हैं और 5 जहाज़ हमने जो गिराए हैं उनके, ये भी एक फ़ज़ाई जंग की तारीख में एक संग मील है। तुर्की अब जंग में प्रोपेगेंडा एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारतीय मीडिया ने इस कदर प्रोपेगेंडा किया कि कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब जिस तरीके से उन्होंने प्रोपेगेंडा नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के करना शुरू किया, वो रिपब्लिक टीवी हो, वो जी टीवी हो,
वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, उन्होंने जो छापना और जो कहना, जो नशर करना शुरू किया, उसमें यूं लगा कि जैसे पाकिस्तान पे भारत ने कब्जा कर लिया है। वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार पे अब पाकिस्तान की हुकूमत नहीं बल्कि भारत की हुकूमत है। कराची बंदरगाह पे अटैक हुआ है और उसको भस्म कर दिया गया है, उड़ा दिया गया है। मिलिट्री कू हो गया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो गए हैं, अपनी फैमिली समेत मुल्क से बाहर चले गए हैं। इतना कुछ बोला गया, ये मन घड़त प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन अल्टीमेटली जब इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स इस पे हंसने लगे, जग हंसाई होने लगी, तो फिर उल्टे पाँव वापस भी लौटे और आके माजरत की ऑनर आके माफ़ी मांगना पड़ी। वो किस अंदाज में माफ़ी तलब कर रहे हैं अब इस सारे मामले के ऊपर, ज़रा वो भी आपको दिखाता हूँ। इस वक्त सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरबख्श सिंह पन्नू हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ज़रा उनसे बात करेंगे। सरदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो भारत जो कुछ कर रहा है गुज़श्ता 2 रोज़ से इन पर्टिकुलर, और गुज़श्ता रात जो कुछ किया उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया, ख़ास तौर पे पंजाब के इलाकों में, जो भारतीय पंजाब के इलाके, वहाँ पे नाम निहाद अंदाज में दिखाने की कोशिश की गई कि ये मिसाइल्स हैं जो पाकिस्तान ने फायर किए हैं। इसको सिख कम्यूनिटी किस अंदाज में देख रही है? सब तो पहला जी पाकिस्तान ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ। ਅੱਜ 9 ਮਈ ਹੈ ਔਰ 9 ਮਈ 1988 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਫੌਜ ਕੱਲ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 3 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਮੈਦਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਅਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। पन्नू साहब, बिल्कुल ये आपका अपना ज़ाहिर है एक जज्बाती रद्द-ए-अमल है इस सारे मामले के ऊपर। आप वहाँ पे जो इस वक्त सिख कम्युनिटी है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं सिख फॉर जस्टिस के प्लेटफॉर्म से, सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, मुत्तहिद है इसको लेके, ख़ासतौर पर खालिस्तान की तहरीक को भी। वहाँ पर इस वक्त क्या रद्द-ए-अमल पाया जाता है? वहाँ की जो ऑन ग्राउंड पल्स है वो क्या है? देखो, ये ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਾਂ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਥਾ
ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ 1947 ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे वज़ीर ममलिकत वराए सकाफ़त हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने भी ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुज़ैफ़ा रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब इसके दो फ्रंट्स हैं इस वक्त, एक तो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर सारा मामला देखा जा रहा है, दूसरा वॉर डोमेन के अंदर है। इस वक्त जो वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा है सऊदी अरेबिया के, वो पाकिस्तान के विज़िट में हैं। इसहाक डार साहब से उनकी मुलाकात भी हो गई है। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, वो हमसे इस वक्त क्या मुतालबा कर रहे हैं कि डी एस्केलेशन की तरफ जाया जाए, तनाव को कम किया जाए, हमसे क्या डिमांड्स हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। सऊदी अरब के वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा का दौरा इंतहाई अहम है और मैं इसका थोड़ा सा आपको जो सऊदी अरब के वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा हैं, ये पहले जो है अमेरिका में सऊदी अरब के एम्बेसडर रहे और सऊदी अरब के अंदर जो किंग हैं और फिर क्राउन प्रिंस, उसके बाद तीसरी अहम तरीन पोजीशन एम्बेसडर टू USA फॉर सऊदी अरेबिया, बड़ी अहम पोजीशन होती है। तो इस हवाले से सऊदी अरब का जो वज़ीर ममलिकत उनका दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, चूँकि ख़ित्ते में जिस किस्म की कशीदगी है। लेकिन एक बात मैं आपको आपके चैनल के तवस्सुस से आपके व्यूअर्स को और आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि चाहे आज के हालात हों, चाहे किंग फ़हद का दौर हो या किंग अब्दुल्ला का दौर हो, हमेशा सऊदी अरब तन मन धन से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। यानी तन मन धन तीन चीज़ें होती हैं, तन आपकी जान, मन आपका दिल और धन आपके दौलत। और सऊदी अरब ने बार बार मुख्तलिफ मौक़ों पर बात साबित भी की। IMF के भी हमारी डील का मामला था, सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा हुआ। किंग अब्दुल्ला उस वक्त खड़े हुए जब पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगनी थी 98 के अंदर एटमी धमाकों के बाद। तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा है और सऊदी अरब ने पिछले 5-8 दिनों में भी ये यकीन दिलाया कि वट एवर दी कॉन्सिक्वेंसेज एंड वट एवर दी सर्कमस्टांसेस, सऊदी अरब विल स्टैंड विद पाकिस्तान थ्रू थिक एंड थिन। ये एक जो है एक रोशन दलील है इस बात की कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं। लेकिन अब जो सऊदी अरब के वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा के दौरा है, तो ज़ाहिर है सऊदी अरब के जो हिंदुस्तान है उनसे भी सफारती ताल्लुकात अच्छे हैं। और इसके अलावा जो है सऊदी अरब इस ख़ित्ते के अंदर अमेरिका जब भी कोई अहम फ़ैसला लेता है तो सऊदी अरब को एतमाद में ज़रूर लेता है। तो इस हवाले से इस दौरे को मैं इंतहाई अहमियत का हामिल समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि ख़ित्ते में दायमी अमन के हवाले से और इस सूरत हाल में इसका मेरिट पर साफ़ और शफाफ हल निकले तो सऊदी अरब अपना किरदार भी अदा करेगा। और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ हमेशा से एक बिरादराना जो ताल्लुकात हैं उसका हामी रहा है। और तो आपको क्या लगता है सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात इस दौरे के बाद जो तनाव है उसमें कमी वाक़ई होगी, हालात डी एस्केलेशन की तरफ जाते हुए नजर आएंगे? देखिए जी, ये इस तरह के दौरों से तयन नहीं किया जा सकता कि डी एस्केलेशन होगी या तनाव में कमी होगी। मैं सिर्फ आप एक गोशगुजारी रखना चाहूँगा। देखिए, डी एस्केलेशन तो उसी सूरत में हो सकती है कि भारत जो है वो अपनी जो दरअंदाज़ी है और जारियत है, बदमाशी है, दहशतगर्दी है, उसको बंद करे। जिस तरीके से भारतीय फ़िज़ाइया को हमने नाको नाक चने चबवाए और आज राइटर्स ने इसके ऊपर लिखा है, टेलीग्राफ ने लिखा है कि भारत की जो डोमिनेसी है, एयर डोमिनेसी, जो पिछले 20 साल से इस खित्ते पे कायम थी, और 36 राफ़ेल त्यारे, वो राफ़ेल त्यारे जिनको फ़िज़ा का टाइटैनिक कहा जाता है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से पाक फ़िज़ाइया की जो दानिशमंदी और उनकी स्ट्रेटजी की वजह से अल्लाह ने उनका एक गरूर तोड़ा है और पाकिस्तानी जांबाज़ों के हाथ जो है वो उनका जो जिसको वो राफ़ेल त्यारों को बेसिकली फ़िज़ा का इस वक्त जो है वो टाइटैनिक तस्वुर कर रहे थे। तो इस तरह की जो ज़रा एक्टिविटी के बाद पाकिस्तान ये समझता है कि अगर तो भारत जो है पाकिस्तान के साथ चाहता है बेहतर ताल्लुकात, तो पाकिस्तान के साथ जो उसने ज़्यादती की है उसका ज़रा पाकिस्तान जो जवाब है वो देने का हक़ महफूज रखता है। सिंतास माहिदा उन्होंने ख़त्म किया, उस हवाले से पाकिस्तान ज़रा चाहेगा कि इस तरह की हरकत भारत मुस्तक़बिल में दोबारा ना करे। हमारी आबी जो तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया, उस हवाले से पाकिस्तान के ज़रा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे शहरियों को निशाना बनाया गया, हमने एक भी उनके किसी शहर को निशाना नहीं बनाया, किसी शहरी को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ यही सोच के तहत कि इंसान दोनों तरफ बॉर्डर के जो इस तरफ या उस तरफ अगर इंसान की बात होंगी तो इंसान इंसान होता है, वो हिंदू या मुसलमान की बात नहीं होती। तो हमने जो भी अगर 4 दर्जन से ज़ायद
उनके जो है फ़ौजी जवानों को जहन्नुम वासिल किया तो LOC के ऊपर क्रॉस फायरिंग के दौरान किया, और वो भी हमारी बरी अफवाज की एक्सपर्टीज़ हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने किसी भी डिफेंसिव शहरी आबादी डोमेन को में निशाना रहते नहीं बनाया, हुए बल्कि उनकी किया चेक है। पोस्टों को निशाना बनाया। हमने जितना रिस्ट्रेन हो सकता था उसका मुजाहरा किया है, लेकिन दूसरी तरफ कौम भी खासी जज्बाती है। आज जुमे का रोज़ है और जुमे के जो खुतबात हैं उसके अंदर भी खासी जज्बाती जो तकारीर हैं वो सुनने में आई। मसाजिद के अंदर इस हवाले से बात हो रही है। जो आम सिविलियंस हैं वो ये कह रहे हैं, बड़ा जारहाना उनका रवैया है, मिजाज है, वो मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से भी और ज़ाहिर मिलिट्री साहब कि हम खड़े हुए हैं जनाब, आप भारत को एक दफ़ा तो खूब मज़ा चखाइए। तो इस हवाले से व्हाट आर वी प्लानिंग नाउ कि हमने ये फैसला कर लिया है कि रिटेलिएट करना ही करना है, अब हम करेंगे या फिर यहाँ से हम वापस आएंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया। एक तो ज़ाहिर है आप भी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि आपकी अफवाज की जो स्ट्रेटजी है और जो आपकी रियासत की हिकमत अमली है वो टीवी चैनल्स पर बैठकर अगर मैं बयान करूँगा तो ज़ाहिर है दुश्मन मुल्क को उसका इल्म होगा और वो ज़ाहिर उस मालूमात को हासिल कर कर हमारे ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी बना सकता है। बीइंग द मेंबर ऑफ़ द कैबिनेट तो मुझे ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि पाकिस्तान चूँकि प्री पार्टीशन हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, फिर उसके बाद पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया, एक नज़रिए के तहत मर्ज़ वजूद में आया और दो कौमी नज़रिया और पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर थी। तो पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी पाकिस्तान के गयूर शहरी हैं, 24, 25, 26 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी है, जब भी भारत के साथ जारहियत का मामला होता है तो उनका ज़ाहिर है वलवला, जज्बा और जोश जो है वो दीदनी होता है। ज़ाहिर है जो हमने पार्टीशन के दौरान कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद इंक्लूडिंग माई सेल्फ हिंदुस्तान से माइग्रेट कर आए, हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। तो जो हिंदुओं ने हमसे सलूक किया तो वो ज़ाहिर है वो सलूक याद आ जाता है और फिर लोगों के जज्बे जाग जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, भारत भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, ख़ित्ते में दायमी अमन को भी हमने मेंटेन रखना है। जज्बात से फ़ैसले नहीं होते, रियासतों के इस तरह के मामलात होश और दानिशमंदी से चलते हैं। जज्बात का फ़ैसला तो नरेंद्र मोदी ने किया और फिर उसको मुँह की खानी पड़ी कि जो कि फ़िज़ा का सबसे बेहतरीन इस वक्त तैयार है राफेल लदाल, उसने उसको जो है राफेल तैयारों को जो है एम्बेरस करवाया और कंपनी को एम्बेरस कराया। $9.8 बिलियन की उसकी डील थी और एक रात में $15 बिलियन के उसके शेयर्स गिर गए। तो हमने हिकमत का मुजाहरा करने, लेकिन हिकमत का मतलब ये भी नहीं है कि भारत हम पर जारियत मुसल्लत करेगा और हमारे नेते शहरियों को निशाना बनाएगा, हम उसका बदला नहीं लेंगे, बदला भी हम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा रहमान साहब आपके वक्त के लिए। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ज़ाहिर है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कह रही है कि मामला डी-एस्केलेशन की तरफ जाने चाहिए और फिर वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा सऊदी अरब के पाकिस्तान में मौजूद हैं, वज़ीर आज़म साहब से उनकी मुलाकात भी हुई है। सऊदी अरब का अपना इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या एट दिस पॉइंट इन टाइम मामला विदाउट रिटेलिएटिंग डी-एस्केलेशन की तरफ जा सकते हैं? देखें, बात यह है कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी और सऊदी अरब और ये सब आ रहे हैं डी-एस्केलेट करने के लिए, तो ये 7-8 जो थी मई से पहले क्यों नहीं इंडिया को ये इनिशिएटिव क्यों रोका? उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक की हमारे एरिया में आके हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया, हमारे इनोसेंट मासूम बच्चों को, औरतों को 31 को शहीद किया, 51 को जख्मी किया, व्हाई डिड दे डू? उस वक्त इनको क्यों नहीं रोका? अब आई थिंक पाकिस्तान हैज ऑल द राइट टू रिटेलिएट और अब पाकिस्तान को बिल्कुल यही बात करनी चाहिए कि वी हैव टू रिटेलिएट, वी हैव टू टेक अ रिवेंज। और उसके बाद इंडिया को कहेंगे कि दैट द टाइम वी विल नेगोशिएट, और वो भी नेगोशिएट करेंगे अपने टर्म पर। और वो टर्म होने चाहिए कि आइंदा इंडिया पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में कहीं इंटरफेयर नहीं करेगा, टेररिज्म नहीं करेगा। इंडिया अफगानिस्तान से TTP को सपोर्ट नहीं करेगा, इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करेगा, इंडिया पाक कोई फॉल फ्लैग ऑपरेशन नहीं करेगा आइंदा अपने इलेक्शन जीतने के लिए। दैट शुड बी द प्री कंडीशन एंड इंडिया विल नेवर डू ये सस्पेंड इंडस बॉर्डर ट्रीटी। दैट द कंडीशन सीधे रखे, वरना ये फिर करेंगे, उसके बाद हम करें। वरना एक इनको रिस्पॉन्स चाहिए, बहुत ज़रूरी चाहिए। इन्होंने हमारे मासूम लोगों को, बच्चों को शहीद किया और फौज डिटर्मिन्ड है करने के लिए। मेरे ख्याल में उसके बाद वी शुड गो एंड टॉक टू देम। यानी
आप ये कह रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, और पाकिस्तान मस्ट रिटेलिएट, पाकिस्तान करेगा, उसके बाद हम किसी ना किसी जगह पे नेगोशिएशंस या डायलॉग के फेज में दाखिल हो सकते हैं, उससे पहले ये इसका कोई जवाब नहीं। आई थिंक ये इसके ऊपर चीफ आर्मी साहब, उसके बाद डीजी आइशा ने बड़ी क्लियर बात बताई है कि हम एट द प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग एंड टाइम वी आर गोइंग टू रिएक्ट, और रिएक्ट भी ऐसे करेंगे कि वी विल नेवर गो टू सिविलियन टारगेट, वी डोंट गो टू दैट लेवल, वी विल गो फॉर ऑल मिलिट्री टारगेट्स, चाहे वो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हो, मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर्स हो, कम्युनिकेशन सेंटर्स हो, या उनके मिसाइल सेंटर्स हों या मिसाइल रडार्स हों, वी विल गो ऑन दोज प्लेसेस। लेकिन हम किसी सिविल के एनजीओ पे नहीं जाएंगे, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन अनएथिकल थिंग, दैट्स वेरी क्लियर। देखिए, अभी तक हमने ब्रिगेडियर साहब इनिशिएटिव लिया नहीं है। अगर हम अपनी साइड से इनिशिएटिव लेते हैं तो आपको लगता है कि उसके बाद भारत जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, या फिर मामला आसानी से डीएस्केलेशन की तरफ चला जाएगा? देखें, इंडिया ने अनवारंटेड अटैक किया, ना हमें वो सबूत दिया, खुद से ड्रामा किया, ना दुनिया को सबूत दिया, ना हमें बताया, कोई हमें इंफॉर्मेशन दे, इन्वेस्टिगेशन करे। 5 मिनट में पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया पूरे इंडिया मीडिया ने, और उसके बाद आके बताए बगैर हमारे ऊपर अटैक कर दिया, कश्मीर में भी और इधर भी 6 जगहों के ऊपर। नाहक मासूम शहरियों को इसने शहीद किया। तो वो हमने जो इनके 5 जहाज गिराए हैं और इनके जो कश्मीर में हेडक्वार्टर तबाह किए हैं, पोस्टें तबाह की हैं, सफ़ेद झंडे लहराए हैं, ये हमने अपने डिफेंस में किया है, हमने अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। बट नाउ वी विल बी आवर इनिशिएटिव, विल बी आवर रिएक्शन अगेंस्ट इंडियन, जो इन्होंने वॉयलेशन किए जनरल कन्वेंशन की, के हमारे एयर स्पेस क्रॉस की, हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस की, और हमें बिला इश्तियाल क्रॉस किया, और हमें इश्तियाल इवन हमने नहीं अभी तक किया। अब हम इस पर करेंगे, हमने तमाम तैयारी की हुई है, और डीजीएफ ने बड़ी क्लियर बात की है। उसके बाद रोज़ाना ही हम इस प्रोवोक कर रहे हैं, कभी 20 ड्रोन भेजते हैं, कभी 40 भेजते हैं, अभी तक हम 80 के करीब ड्रोन गिरा चुके हैं। तो ये इनका इलाज है, और ये कितना झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अदनाब उस्मानी इतना स्टूपिड इडियट जाहिल इंसान है, और मेजर गौरेवार और जनरल बख्शी जिन्होंने बहुत हिस्टेरिया क्रिएट किया, और कह रहे हैं कि पाकिस्तान का F-16 जहाज गिरा लिया, 2 पायलट पकड़ लिए, 1 पायलट की तस्वीर दिखा रहे हैं, 2 JF-17 थंडर हमारे गिरा लिए, उसके बाद लाहौर को, कराची को आधा नुकसान कर दिया, कराची का पोर्ट उड़ा के रख दिया। दे आर वेरी इडियट्स, डोंट वी नो कि हम कितना प्रोटीन में जा रहे हैं। जी भैया साहब, जो भी होता है ये अब पाकिस्तान की तरफ से कन्वेंशनल डोमेन में होगा या अनकन्वेंशनल फॉर्मेट देखने को मिलेगा? नहीं, इट विल बी कन्वेंशनल। नेचुरली ये कोई ऐसी बात नहीं है। वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, एंड वी नो के हमने उसको, इट इज फॉर डेटरेंस। लेकिन अगर हमारे रेड लाइन क्रॉस हो, खुदा न खास्ता कभी ये पाकिस्तान को दीवार से लगाएंगे, then we are going, and we don't have, ये हमारे पास tactical nuclear weapons हैं, and we all delivering in, but we don't believe in it। और लेकिन हम कन्वेंशनल से भी हम इनका वो हलाल करेंगे कि ये याद करेंगे, पूरी दुनिया को पता चल जाए कि what we have done with them, and then we will negotiate, then because then हिसाब बराबर होगा। अभी तो इन्होंने किया ना हमारे मासूम, शायद इनके 26-27 खुद इन्होंने अपने टूरिस्ट को मारा, स्टेट ड्रामा किया, सारे पकड़े गए, चोर की चोरी पकड़ी गई, ये बहुत बड़ा दहशतगर्द खुद पकड़ा गया, ना सबूत ना कोई कुछ दुनिया कह रही है। अगर ये 26 लोगों को बाद हमारे से ये कर सकते, हमारे तो 31 लोग शहीद हुए और 51 मरे हैं, उसका हम बदला नहीं लेंगे इनसे। यू ऑल द राइट, इन्होंने जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफवर्जी की है, एंड वी ऑल द राइट टू रिटेलिएट, एंड वी विल इंशाल्लाह। यानी ये समझा जाए कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, क्योंकि वो हमें ये कह रहे हैं कि आप रिस्पॉन्ड ना करें या रिटेलिएट ना करें या यहाँ से डीएस्केलेशन की तरफ जाए, तो हम एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। इसको इस अंदाज में देखा जा सकता है? बिल्कुल, इसलिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जब कहाँ थी, जब उन्होंने हमारे पे इल्ज़ाम लगाया, हमने कहा था आप इंडिपेंडेंट किसी से इसकी इंक्वायरी करा लें, एंड देन गिव अस सम प्रूफ, एंड वी आर सर्टन नथिंग इज डन। मुझे समझ नहीं आती है ये कितने इनके मीडिया परेशान लोग वहाँ से इंडिया के हो गए हैं कि जिस तरीके से रात कह रहे हैं कि जहाज गिरा दिए, वो हमारे दूसरे
F-17 गिरा दिए, उसके बाद आके हमने इनका पूरा पोर्ट कराची का उड़ा दिया है। यार मुझे तो समझ नहीं आती कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, ये कोई स्टार वॉर कर रहे हैं या ये कोई वो दिवाली मना रहे हैं। वो कह रहे बोले यार वो ना, वो हम भी एंजॉयिंग होली, तुम्हारी होली अब बनाएंगे जब तुम्हारे घरों में, तुम्हारे ये हेडक्वार्टर में जाके ये कोई बॉम्ब गिरेंगे, तुम्हें फिर पता चलेगा, फिर बताएंगे तुम, उसके बाद तुम्हारे से बात करेंगे अपनी टर्म पे। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, यही इंडिया की पब्लिक ये नरेंद्र मोदी को जूतों के हार कराएगी, जूते मारेगी, क्योंकि जब इसका ये सारा इसको जब हाल होगा, और फिर जूते मारते हुए गधे में बिठा के इसको लेके जाएंगे गुजरात रेलवे स्टेशन पे, वहाँ चाय का खोखा इसको लगा के देंगे, तुम डिजर्व करते हो, ये चाय बेचो बैठ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब भारत ने IPL मुअत्तल कर दी है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग को UAE मुंतकिल किया है, लेकिन भारत ने IPL मुअत्तल कर दी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस पर कुछ बात करेंगे उस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। भारत की जानिब से जारी जारहियत की लहर ने न सिर्फ अवाम को मुतासर किया है, बल्कि खेलों की दुनिया को भी शदीद बहरान में मुब्तला कर दिया। खासतौर पर इंडियन प्रीमियर लीग को इस आग ने लपेट में ले लिया है, जहां गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भारत में खेलने से इनकार करके भारतीय हुकूमत के लिए सूरत हाल को मजीद मुश्किल बना दिया है। इस रद्दमल के पेश नज़र भारतीय हुक्काम ने मजबूरन IPL को एक हफ्ते के लिए मुअत्तल करने का फैसला किया है, जो क्रिकेट की दुनिया के लिए एक बड़ा धचका है। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की जानिब से ये मुतालबा सामने आया कि उन्हें फौरी तौर पर वतन वापस भिजवाया जाए, जिससे जाहिर होता है कि खिलाड़ी अपनी जान और सलामती के हवाले से संजीदा खदशात का शिकार है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियन मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी भारत छोड़ने के लिए फ़ौरन दस्तयाब परवाज़ों की तलाश में है। ये एक वाज़ेह इशारा है कि भारत की मौजूदा सूरत हाल, उसमें बैन अल-अक़वामी सतह पर भी खिलाड़ी और शायकीन उनमें खौफ व हिरास पाया जाता है। साथ ही ये भारत के क्रिकेट की साख के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि IPL दुनिया की सबसे बड़ी और मकबूल क्रिकेट लीग है, जिसके बगैर भारत की क्रिकेट की आलमी शोहरत को बड़ा धचका लगेगा। गुज़श्ता शब धर्मशाला के स्टेडियम में पंजाब और दिल्ली के दरमियान जारी मैच दौरान खेल ही मुअत्तल कर दिया गया था, जो मुल्की हालात की संगीनी की अक्कासी करता है। खेल के दौरान अचानक तातुल ने शायकीन, खिलाड़ियों और मुंतज़मीन सबको हैरान किया और यह हकीकत वाज़ेह कर दी कि भारत में खेल अब मनफी सियासी और समाजी वाक़यात से आज़ाद नहीं रहे हैं। प्रोग्राम के वक्त अपने खिलाफ से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अगले हफ्ते अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।